बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद जाफरी है। व्लॉग में खुश आमदेद। अजीब गरीब किस्म की हरकतें हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर। अभी रिसेंटली, अभी कुछ दिन पहले तक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान पाकिस्तान के लिए एक खतरा थे, और वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ थे और उनसे बातचीत करना जो है वो नामुमकिन था, मुश्किल ही नहीं। मगर अब अचानक शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं। ये जो पीटीआई और उनके जो साथी हैं जो बात कर रहे हैं, उन्होंने, मैंने आज अखबार में पढ़ा है डायलॉग की, तो मैंने तो असेंबली में डायलॉग की उनको दावत दी, उससे पहले भी दावत दी, उसके बाद भी दावत दी। अगर वो उसके ऊपर तैयार है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है। ये बात तो आप इसकी पूरी कहानी भी आपको सुनाएंगे, मगर यह एक अजीबो गरीब बात है। दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान और कुछ लोग जमात इस्लामी के अचानक हुकूमत के खिलाफ दबे लफ्जों में बातें करने लगे हैं और किसी खास चीज की तरफ, एक ऐसे मसले की जानिब इशारा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी जानिब हम जाएंगे। उस जानिब का जिक्र नहीं हो रहा, मगर वो भी एक अजीबो गरीब वलवला मचाए हुए हैं। तीसरी जानिब पाकिस्तान के चीन के साथ जो मरासिम है, पाकिस्तान के अंदर जो सी पैक की प्रोग्रेस है, वो जो है उसके ऊपर बहुत सारे सवालिया निशान उठ रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान के इंतहाई जय्यद जिसे आप कह लें सहाफी और तज्जिया निगार, आप सुने कि कामरान खान साहब क्या कहते हैं। ख्याल ये है कि शायद सी पैक अब उस लेवल का मंसूबा नहीं रहा जैसा कि कंसीव किया गया था। सी पैक कहीं थम गया है। जो हमारा ख्वाब था वो बहुत बुरी तरह से जो है वो चकनाचूर हुआ है। अब ये सारी बातें और इसके साथ इमरान खान साहब की, जैसा कि आज मंगल का दिन है और अलीमा खान वहां बैठी हुई हैं, जहां तक जा सकती हैं, और वो कह रही हैं कि जी अगर मैं यहाँ ना हूं, मंगल को मुलाकात हो या ना हो, तो ये लोग दुनिया को भुलाना चाहते हैं कि इमरान खान जो है वो किस तरह से एक गैर आईनी और गैर कानूनी सोबत और जेल काट रहा है। मगर वो मामला दूसरी जानिब चल रहे हैं। मगर ये सब का सब बुनियादी तौर के ऊपर इकट्ठा करके किसी एक जानिब इशारा करता है, और वो एक जानिब क्या है वो आपको बताएंगे। वॉशिंगटन पोस्ट का एक बहुत खूबसूरत आर्टिकल आज से 2 दिन पहले छपा, और उस आर्टिकल ने इन सारी चीजों को, इन सारे मोतियों को एक माला में इस खूबसूरती के साथ पिरोया है कि आपको बहुत अच्छे से ये पूरी की पूरी कहानी समझ में आ जाएगी कि हो क्या रहा है और होने क्या जा रहा है। ये सारा कुछ आपको बताने से पहले ये बताना इंतहाई जरूरी है कि वो आर्टिकल किसी सहाफी ने, किसी पॉलिटिकल कमेंटेटर ने, किसी सियासतदान ने नहीं लिखा। वो उसकी वेटेज मेरी नजर में और उसकी ऑथेंटिसिटी मेरी नजर में बेहतर और बेहतरीन इसलिए है क्योंकि उसको लिखने वाले शख्स जो है वो है ब्रिगेडियर जनरल मार्क किमेट। और ब्रिगेडियर जनरल मार्क किमेट साहब कौन है? ये बुश एडमिनिस्ट्रेशन, जो जॉर्ज बुश का दौर था, उसके अंदर असिस्टेंट सेक्रेटरी स्टेट ऑफ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री अफेयर्स थे। उसके बाद 2008 से 2009 तक वो, जब वो स्टेट डिपार्टमेंट में नहीं थे, उससे पहले वो ब्रिगेडियर जनरल थे यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी के। और उन्होंने डेप्यूटी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस मिडिल ईस्टर्न रीजन के लिए, जो कि इस वक्त इंतहाई रेलेवेंट एरिया है, वैसे सर्व किया। उसके बाद उन्होंने डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ स्ट्रैटेजी एंड प्लान्स फॉर यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड, जो कि हॉलीवुड टू बॉलीवुड जिसे कहते हैं, पूरे का पूरा एरिया उसको देखते हैं, यानी कि मिडिल ईस्ट, एशिया, ये पूरे का पूरा जो इंटरेस्ट एरिया है इसके वो कमांड में रहे। उसके बाद वो स्पोक्स पर्सन भी रहे हैं जो इराक के अंदर कोलिशन फोर्सेस थी, नेटो के अंदर भी उन्होंने सर्व किया। सो ही इज अ पावर हाउस, ऐसा शख्स जिसकी मिलिट्री और सिविल मिलिट्री पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी जो है आउटसाइड जो है उसके हवाले से अगर आप ओपिनियन देखें तो वो इंतहाई काबिल एतबार हो सकती है। वो हमें एक कहानी सुनाते हैं और उसके हवाले से आपको साथ साथ कहानी के ये भी बताऊंगा कि वो कहानी किस तरह से आके इन तीनों मोतियों को, ये चारों जो पाकिस्तान के अंदर मामला चल रहे हैं, इनको किस तरह से एक सेंस बनाती है और आपको और मुझे बताती है कि होने क्या जा रहा है। वो पूरी कहानी से शुरू करते हैं कि पाकिस्तान को कभी भी इस दिन से पहले, इस साल से 2025 से पहले, वो जो आर्टिकल छपा है उसकी जो टाइटल है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। टाइटल ये है कि ट्रम्प सरप्राइजिंग पॉलिसी टर्न ऑन पाकिस्तान, यानी कि चौंका देने वाला पॉलिसी टर्न। और ये सिर्फ ट्रम्प का वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि व्हाइट हाउस और वॉशिंगटन उनके मुताबिक पाकिस्तान के ऊपर एक कंसिस्टेंट पॉलिसी को लेकर चल रहा है। वो पॉलिसी जब हम बताते हैं, जो कहानी सुनाते हैं, तो वो लोग जो कि समझते हैं उनके लिए तो इतना बड़ा शायद सरप्राइज ना हो, मगर बाकी दुनिया के लिए, बाकी पाकिस्तानियों के लिए शायद हो।
اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو کبھی بھی امریکہ نے اعتبار کی نظر سے نہیں دیکھا. یہ کچھ لے کچھ دے کی بنیاد پر چلنے والا ایک ایسا رشتہ ہے جس کے اندر کھٹاس، جس کے اندر اعتماد کا فقدان ہمیشہ رہا ہے. امریکہ نے بھارت کے اندر بہت انویسٹ کیا، اور ابھی بھی واشنگٹن کے اندر ایسے جو تھنک ٹینکس ہیں، جو دماغ والے لوگ ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھارت کو تھوڑا سا اور پچکارا جائے، کوڈ کو دوبارہ اور اسٹرینتھن کیا جائے، جس طرح کہ انہوں نے بنایا تھا بھارت کو لیور کرنے کا، ان کے ساتھ سول نیوکلیئر ڈیلز کی. مگر ان کو یہ لگتا ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ کچھ عجیب اور اچنبا کرنے جا رہے ہیں. انہوں نے پھر اس ساری کہانی کے اندر جب یہ بتانا شروع کیا کہ کس طرح سے جب ٹرمپ نے ایک جگہ پر کھڑے ہو کر بات کرتے ہوئے پاکستان کا شکریہ ادا کیا، جب پاکستان نے وہ ہائی ویلیو ٹارگٹ افغانستان سے دہشت گردی والا جب ہم نے پکڑنے میں ان کی جو ہے مدد کی تھی، آئیسس کے پی کے یا طالبان کے ٹی ٹی پی کے یا جس کے بھی وہ تھے، وہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے. مگر اس کے بعد سے حالات کچھ برف پگھلنا شروع ہوئی. اس کے بعد جب جنگ ہوئی تو ٹرمپ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، طاقتور اور جسے کہتے ہیں اسٹرانگ اور وکٹوریس لوگوں کو ساتھ دوستی کرنا پسند کرتے ہیں. ہم نے جب انڈیا سے وہ جنگ جیتی، وہ کہتے ہیں، تو اس کے بعد ٹرمپ کا مائنڈ جو تھا وہ مکمل طور پر بدل گیا، اور ان کو ایسا لگا کہ وہ ان کا جو 2026 سے آنورڈز ویژن ہے مڈل ایسٹ کے حوالے سے، اس دنیا کے حوالے سے، فورن افیئرز کے حوالے سے، اس کے اندر پاکستان ایک کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے. اس حوالے سے پھر انہوں نے ہمارے فیلڈ مارشل صاحب، چیف آف ڈیفنس فورسز، چیف آف دی آرمی اسٹاف، حافظ سید آصف منیر صاحب کو وہ اعزاز دیا جو آج تک کسی کو نہیں ملا. پاکستان کے کسی جنرل کو ان کو اسپیشلی علیحدہ بلا کر ان کے ساتھ انہوں نے کھانا کھایا، ون آن ون بات کی، کوئی اور ان کے ساتھ وہاں موجود نہیں تھا. حالانکہ نارمل پریکٹس ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی ملٹری آفیسر جاتا ہے تو ساتھ کوئی ہوتا ہے جو کہ نوٹس لیتا ہے، مگر ایسا نہیں تھا. اس سب کے بعد جب واپس آئے وہ، تو حالات اور واقعات بہت مختلف ہو گئے. اس کے بعد انہوں نے ایک اور پھیرا لگایا، ملاقات دوبارہ ہوئی، پھر وہ منرلز کی ڈیل کی کہانی چلی، اور بھی بہت سب کچھ بتاتے ہیں کہ پاکستان جو ہے اچانک ہی جو ہے ان کے فیوریٹ پرسن، جسے کہتے ہیں ایک برومانس کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ جسے کہتے ہیں پاکستان کے اندر کے بڑی بڑی جو کہتے ہیں جگر بن گئے وہ ان کے، جو جگر بن گئے. تو اس کے حوالے سے وہ پوری کہانی سنانے کے بعد جب اس جگہ پر آتے ہیں جہاں پر وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ دراصل پوری کی پوری کہانی اصل میں کس چیز کے لیے ٹرمپ یہ پوری کی پوری ایکسرسائز کر رہے ہیں، وہ کیا ایسا کام ہے، وہ کون سی ایسی بات ہے. کہتے کہ کیونکہ پاکستان کو اس لیے کبھی ٹرسٹ نہیں کرتا تھا امریکہ، کیونکہ ایسے کچھ چیزیں تھیں، ایسے کچھ کام تھے، ایسے کچھ سٹانسز تھے جس کے اوپر پاکستان کبھی ایگری نہیں کرتا تھا. مگر اب چیزیں بدل گئی. اسے یہ نہیں بتایا اس پیراگراف میں جہاں پر وہ کہتا ہے کہ کچھ ایسی باتیں تھیں جو پاکستان کبھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، مگر اب شاید چیزیں بدل گئی ہیں. مگر سیکنڈ لاسٹ پیراگراف میں وہ یہ بات کرتا ہے جو ان تمام چیزوں کو ایک مالا میں پروتی ہے، جو آپ کو نظر آئے گی. وہ یہ ہے کہ the beginning of 2026 Pakistan sits near the center of Mr. Trump's emerging grand strategy for South Asia and the Far East. اب فار ایسٹ ساؤتھ ایشیا یعنی کہ پاکستان، بھارت، افغانستان، ایران، چائنا، یہاں سے لے کر بیچ والے تمام کے تمام، اور وہ غازہ سٹرپ کے بعد آگے سمندر تک کا جتنا ایریا ہے، اس میں پاکستان جو ہے وہ ٹرمپ کے 2026 کے بعد کے جو پلان ہے اس کے اندر ایک انتہائی سینٹرل پیس کے طور پر سمجھا جا رہا ہے. ٹرمپ کے جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں، اور ٹرمپ یہ سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد آفر کرتا ہے ملٹیپل opportunities for American interests to include a discreet and credible channel to Iran. یعنی کہ پاکستان نے آفر کیا ہے یا کر سکتا ہے یا کرتا ہے ایران کے اندر جو ہے وہ ٹرمپ جو صلاحیت حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو ایکسس حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کو کمزور کرنے کے لیے، جو اسے پریشان کرنے کے لیے، یا ادھر رجیم چینج کرنے کے لیے، اس میں پاکستان کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے. اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ اس کی جو ایور شفٹنگ غازہ سٹرپ کا جو سارا سین ہے اس کے اندر بھی ٹرمپ کے ویژن کو وہ پاکستان انڈورس کر سکتا ہے اور کرتا ہے، مطلب آفر کرتا ہے. اب یہ جملہ جو ہے یہ انتہائی خوبصورتی سے لکھا گیا ہے. اس کو آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان آفر کر چکا ہے، یا ان کی یہ ججمنٹ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ پوٹینشیل ہے اور ٹرمپ کے ویژن کے مطابق یہ وہ چیزیں ہیں جو ٹرمپ پاکستان سے چاہتے ہیں. ایک تو ہو گیا، آپ جانتے ہیں کہ ٹرمپ ایران کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، وہاں پہ رجیم چینج کرنا چاہتے ہیں، اس کے اندر پاکستان کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے.
दूसरी बात, जो फलस्तीन का मसला है उसके अंदर, जैसा कि आपकी मेरी आंखों के सामने, वहां पर जो फौजें जानी है, उस फौज ने अमन किस तरह से पैदा करना है? क्या पाकिस्तानी फौज वहां जाएगी और जो वहां पर बमबारी हो रही है, ये गोलियां चल रही हैं फलस्तीनियों के ऊपर, जब पाकिस्तानी फौज देखेगी तो क्या पाकिस्तानी फौज मुड़ के इजरायली फौजियों पर गोलियां चलाएगी? ऐसा तो कतई नहीं होगा, क्योंकि ऐसा अगर होगा तो पाकिस्तान और इसराइल की और अमेरिका की जंग छिड़ जाएगी। और बड़े साहब, जिनके साथ मोहब्बत, प्यार और रोमांस करने के लिए इतनी मेहनत की गई, इतनी कुर्बानियां दी गई, इतने तोहफे तहाइफ पहुंचाए गए, वो सबका सब बेड़ा गर्क धरे का धरा रह जाएगा। तो ऐसी क्या वजह है कि तुर्की का नाम लेने से जो है मौत पड़ती है इसराइल को, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर उसको कोई एतराज नहीं है, ये आपके ऊपर छोड़ते हैं। और तीसरी बात वो कहते हैं कि एंड अ सटल बट इफेक्टिव काउंटरवेट टू चाइनाज रीजनल इन्फ्लुएंस, कि इंतहाई गैर महसूस तरीके से मगर यकीनी तौर पर और इंतहाई मौसर तरीके से जो चीन का तसल्लुत दुनिया के अंदर और खास तौर पे इस खित्ते के अंदर, साउथ एशिया के अंदर और मिडल ईस्ट और फार ईस्ट के अंदर, वो सारे का सारा हो रहा है, उसकी जड़ें काटना, उसे कमजोर करना और उस बढ़ते हुए तसल्लुत के दायरे को रोकना जो है, या स्लो करना जो है, गैर मौसर करना, ये उसके अंदर पाकिस्तान के लिए किरदार अदा करेगा। और जो तीनों चारों चीजें मैंने आपको इससे पहले बताई, इस पैराग्राफ को देखने के बाद वो सब की सब आपको समझ में आनी चाहिए कि किस तरह से अब जरूरत इस बात की है कि अगर हमने मिडिल ईस्ट के अंदर ट्रंप का प्लान रीइंफोर्स करना है, तो फिर वहां पर अगर हमने अब्राहम अकॉर्ड्स करने हैं, या हमने ट्रंप जो चाहते हैं कि बीच फ्रंट प्रॉपर्टी हो गाजा, जहां पर बिल्डिंग्स हों, जहां पर रिवियराज हों, जहां से गाजा के गरीब लोगों को निकाल दिया जाए और वहां पर अमीर लोगों की एक बस्ती बन जाए, जिस तरह से बॉलीवुड फिल्मों में हमेशा से हुआ करता था कि जी बस्ती को हटाकर वहां पर हमने प्लाजा बनाना है और हीरो उसके रास्ते में रुकावट बन जाता था, मगर यहाँ पर पाकिस्तान उसके रास्ते में रुकावट नहीं बल्कि उसका आलायकार बनने की कोशिश करता हुआ नजर आता है हमें, क्योंकि ट्रंप का विजन तो यही है। और इसी वजह से उसको एक बड़े पैमाने पर एक्सेप्टेंस की जरूरत है। अगर पाकिस्तान इब्राहिम अकॉर्ड्स के ऊपर साइन करता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके ऊपर ऑन बोर्ड नहीं होती और बाद में उसके ऊपर कोई मसला होता है और पाकिस्तान बैकआउट कर जाता है, तो उस सारे का सारा बहुत बुरा इफेक्ट होगा। इसलिए जरूरत इस बात की है कि माइनस इमरान खान करके या किसी भी तरीके से ये मुज़ाकरात की टेबल पर लाया जाए और इंतहाई खूबसूरती के साथ बहुत सारी चीजें, मिठाइयां, गोलियां, जेलियां, केक ऑफर किए जाएं। लिटरली नहीं, मतलब ये कि उनको फलाने को छोड़ देंगे, तुम्हें ये दे देंगे, उसकी जेल खत्म कर देंगे, केस खत्म कर देंगे, और वो सब कुछ करने के बाद उनको रजामंद किया जाए कि हम इब्राहिम अकॉर्ड्स करें और वो सब कुछ करें इसराइल के साथ मिलकर, अमेरिका के साथ मिलकर, फलस्तीनियों के ऊपर, जो कि अमेरिका और ट्रंप बहादुर चाहते हैं। इसीलिए ये मुज़ाकरात की बातचीत जो है, ये सादा सा और बुरा सा मुंह बना के हमारे वजीर आजम कर रहे हैं। और वो यही वजह है कि वो चीज जिसके ऊपर मौलाना फजल रहमान और जमात इस्लामी की जो सियासी शनाख्त है वो खड़ी होती है, फलस्तीनियों का साथ देने की, उनको मालूम है कि ये कश्ती किस जानिब जा रही है। इसी वजह से वो ये तमाम के तमाम चीजों के ऊपर न सिर्फ शॉक्ड है बल्कि उसकी मुजम्मत भी अब खुले अंदाज में नहीं कर सकते, दबे अल्फाज में कर रहे हैं, मगर वो अपना मैसेज पहुंचा रहे हैं। चीन के हवाले से जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये उन तीन में से एक है, और तीसरे जो चीन वाला मामला है उसके ऊपर आपने सुना कि किस तरह से हमने सी पैक का गला अभी से ही घोट दिया है। और सी पैक अहम क्यों था? सी पैक बिल्कुल वैसे ही था कि जिस तरह से आपने जब कोई गाड़ी बेचनी होती है तो आप उस गाड़ी को शोरूम में उसका एक मुजस्समा या उसकी एक आइटम वहां खड़ी कर देते हैं, और उसके बाद लोग आते हैं, वो देखते हैं कि यार ये तो बड़ी कमाल की चीज है और कितनी अच्छी चल रही है यहाँ पर, तो हम खरीदेंगे तो हमारे लिए भी वैसे ही चलेगी। उसको कहते हैं फ्लैगशिप। तो सी पैक पूरे के पूरे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो चाइना ने जिसके ऊपर इतना इन्वेस्ट किया है और जिसके ऊपर इतनी प्लानिंग की है और इतना काम हो रहा है, उसका फ्लैगशिप था, उसका शो पीस था कि ये देखें यहां पर हो रहा है तो फिर बाकी जगह पे भी कमाल होगा। मगर हमने उसके साथ जो किया, फिर समझिए कि हम लोग किस जानिब जा रहे हैं, और इस सबसे आपके और मेरे जिंदगी के मसले हल होंगे कि उसका मजीद अबतरी आएगी। दैट इज समथिंग दैट आई लीव टू यू। मगर अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि हम लोग जो अमेरिका के साथ दोस्ती कर रहे हैं उसके पीछे भेदभाव क्या है, उसके पीछे उसकी कीमत क्या है, और ये सारे का सारा जब शिफ्ट होगा, जब चीन को आप ट्रंप बाबा साई को ना तो नहीं कर सकेंगे, तो फिर वो कैसे खेलेंगे,
یہ سارے کا سارا اب آپ اور میں اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھیں گے، اور بہت زیادہ دیر نہیں کہ آپ کو مارچ اپریل مئی کے درمیان بہت کچھ سگنیفیکنٹ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں رائٹ پولیس نئی نئی بن رہی ہے، ہمیں نئے نئے لاز بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ہمیں اور بھی بہت سارا کچھ نظر آ رہا ہے سوشل انریسٹ کے خلاف ایکشن لینے کے لیے۔ خیال رکھیے گا، نظر تیکھی رکھیے، جانتے رہیے۔ اللہ حافظ۔